हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये यहाँ से एक बड़ा सवाल भी उठता है कि वर्तमान समय में या 21वीं सदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। तो इस पर बड़ा सवाल आता है, इससे छोटे सवाल भी उठते हैं। भाई, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस संगठन में कुल कितने सदस्य हैं, भारत में इसका सम्मेलन कब हुआ, इस संगठन की कुछ उपलब्धियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसके संस्थापक लोग कौन कौन थे, उनके नाम वगैरह। छोटे प्रश्न भी आते हैं, बड़ा प्रश्न भी यहाँ बहुत बार पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। इस विषय पे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं और फिर कुछ और प्रश्न उठेंगे, उन पर भी हम साथ साथ जो आपको बताते रहेंगे। गुटनिरपेक्ष, जैसा कि नाम से भी प्रतीत होता है कि गुटों से अलग रहना, इसको नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बोला जाता है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट यानी कि जो किसी से गठबंधन ना करता हो, एक ऐसा आंदोलन जो इस बात पर बल देता हो कि उस टाइम जिस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में, उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक साम्यवादी गुट था और दूसरा पूंजीवादी गुट था। इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट का नेतृत्व रशिया या उस समय का यूएसएसआर कर रहा था। तो जब 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और जहाँ शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तो दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से बहुत से देश आज़ाद हो रहे थे उस दौर में। यानी कि वहाँ जो लंबे समय से जो औपनिवेशिक सत्ता रही थी, उसका अंत हो रहा था। तो उसी समय जो नवोदित राष्ट्र थे या जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिन्हें उत्तर औपनिवेशिक जो राष्ट्र कहते हैं, इन राष्ट्रों के सामने, देशों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जो ही ये आज़ादी की हवा ली, इनके सामने दूसरा संकट आ खड़ा हुआ कि ये एक और अमेरिका इन्हें ललचा रहा था, दूसरी ओर यूएसएसआर इन्हें ललचा रहा था अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने आप को आगे बढ़ाना, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने देश, उनमें अधिकांश देशों की स्थिति खस्ताहाल थी, अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ किसी न किसी वो देश के गुलाम थे, चाहे वो ब्रिटेन के हों, पुर्तगाल के हों, फ्रांसीसियों के हों। तो उनका शोषण हो चुका था। वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, गरीबी बहुत थी, खेती के हालात बहुत ख़राब थे, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, प्रति व्यक्ति आय कुछ भी नहीं थी। तो हर क्षेत्र में उनको विकास करना था। तो ये देश चाहते थे कि हमें शांति के रास्ते पे जाना है, क्योंकि शांति है वो विकास की पहली शर्त है। अशांत माहौल में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये चाहते थे कि हम दुनिया में जो गुटबाजी है उससे दूर रहें और अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। हमारी पहली प्राथमिकता अपनी जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं उनको सुधारना है। इसलिए इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है वो रास्ता चुना। और इसी रास्ते पर हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली कोशिश 1955 में जो इंडोनेशिया का एक बांडुंग शहर है, उसमें काफ़ी देशों का, 50 से ज़्यादा देशों का, खास तौर से एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र थे, जिनका कुछ वर्षों पहले ही जिन्हें आज़ादी मिली है, उनका एक सम्मेलन हुआ था जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जो राहें हैं वो बननी शुरू हो गई थी।
उसके बाद 1961 में फिर इस संगठन की स्थापना हुई। यूगोस्लाविया का एक शहर है बेलग्रेड, तो वहाँ इसकी नींव रखी गई और आज भी वो शहर गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन का एक तरह का मुख्यालय है। तो इस संगठन की कई बार पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई, तो 1961 में हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें महज दुनिया के 25 राष्ट्र शामिल थे। उसके बाद फिर ये संगठन और बढ़ता गया और आज इसमें 120 सदस्य देश हैं। दूसरे एक सवाल पूछा जाता है कि इसके मतलब मुख्य संस्थापक जो लोग थे वो कौन कौन थे, तो उनमें बड़ा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। दूसरा नाम जो मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं नासिर का आता है। फिर घाना के एनक्रूमा का आता है। फिर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति रहे थे मार्शल टीटो, उनका नाम आता है। फिर इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। तो ये सब लोग इसके संस्थापक देश भी थे। ये जो हस्तियां थी उस समय तीसरी दुनिया के देशों के ये बड़े चेहरे थे, नेहरू, मार्शल टीटो, नासिर वगैरह। इन्होंने सब ने मिल के और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो रहा है उसका चयन किया। तो ये तो एक स्थापना की बात हुई है। लेकिन जब बड़ा सवाल आता है कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या, तो आप कहेंगे कि जो शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसी मुहिम थी, एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटीय राजनीति से दूर रहना और विश्व में शांति, सुरक्षा, न्याय के मार्ग को प्रशस्त करना और दुनिया को युद्धों से बचाना। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था और इसीलिए यह संगठन स्थापित हुआ था। यानी कि ये अपनी एक स्वतंत्र रास्ते पे चलेंगे, एक ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो न केवल इनका विकास करता हो बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास की राहें खोलता हो। एक ऐसा आंदोलन जो उस समय जब शीत युद्ध चरम पे था, दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही थी, उस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो दोनों गुटों के बीच एक नया गुट कह सकते हैं या एक निर्गुट जो खड़ा किया, जो इन दोनों से दूर था, तो उसने कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच बैलेंस किया, शक्ति संतुलन स्थापित किया। और तीसरे जो विश्व युद्ध को टालने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रही थी। अगर इनके देश भी किसी न किसी ग्रुप से जुड़ते चले जाते तो दुनिया और ज़्यादा ध्रुवीकृत हो जाती और हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की राहें निकल कर आती। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बड़ा उद्देश्य था। हाँ, एक चीज़ और है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो तटस्थता की नीति नहीं थी कि हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं था जैसा स्विट्ज़रलैंड का रहता, उसका ये कि दुनिया भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम ना किसी के हाँ में ना किसी की ना में। लेकिन ऐसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो गुटीय राजनीति है उससे दूरी बनाता था, लेकिन दुनिया में जो शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण हो, इसके लिए वो बराबर प्रयत्नशील थे। इसीलिए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों से यूएनओ में बहुत से ऐसे प्रस्ताव आए, चाहे वो रंगभेद के खिलाफ हो, साम्राज्यवाद के खिलाफ हो, उपनिवेशवाद के खिलाफ हो, या निशस्त्रीकरण की दिशा में जो कोशिशें हुई, या आपसी व्यापार को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें हुई, उन सब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निष्क्रियता या तटस्थता का नाम नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक सक्रियता दिखाते थे। वो ऐसी सक्रियता के विरोधी थे जो विश्व को एक विध्वंस की ओर ले जाता हो, और वो बात होती अगर वो किसी गुटीय राजनीति को प्रमोट करते। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो का परिचय है उसके बारे में हमने आपको बताया है। और इसी दौरान कुछ जैसे घटनाएं हुई हैं कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो एक 7वां जो सम्मेलन था वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी। 1983 की बात है। 1984 में अक्टूबर में तो फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी।
उनसे उनकी हत्या के 1 साल पहले नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का सम्मेलन हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कि किस सन में हुआ या किस प्रधानमंत्री के समय हुआ या कौन से नंबर का वो सम्मेलन था। तो 7वां सम्मेलन था, नई दिल्ली में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। फिर एक आता है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता का नारा क्या था। ये खास तौर पे भारत के संदर्भ में है, ये बातें मैं बता रहा हूँ। तो सच्ची गुटनिरपेक्षता या जेन्युइन जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो क्या था। तो दरअसल 1977 में भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर, संघ के स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। 1977 से पहले केंद्र में हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही थी और ख़ास तौर पे जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उनका झुकाव है वो रसिया की तरफ ज़्यादा था, उस समय के यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी भी समाजवादी, गरीबी हटाओ इनके नारे पर इलेक्शन लड़ रही थी और कहीं न कहीं उनका झुकाव था वो समाजवादी विचारधारा की तरफ था और इसीलिए उन्होंने यूएसएसआर से अपनी जो संबंध है वो नज़दीक किए। 1971 में तो भारत और यूएसएसआर के मध्य जो 20 वर्ष की जो शांति संधि है वो भी हुई। तो जो भारत में एक धड़ा ऐसा भी था जो थोड़ी पूंजीवादी सोच का था और वो ये मानता था कि भाई हम कहीं ना कहीं जो हमारी गुटनिरपेक्षता है उसका कांटा है वो अब अपनी जगह सीधा नहीं है। वो जो साम्यवादी गुट है यूएसएसआर के नेतृत्व वाला उसकी तरफ झुक रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम अब मतलब नाम के गुटनिरपेक्ष रह गए हैं, बल्कि हमारी जो वास्तविक नीति है वो अब गुटनिरपेक्षता की नहीं रही है, हम साम्यवादी गुट के करीब चले गए हैं। जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की, तो उस समय ये नारा दिया गया कि अब हम सच्ची गुटनिरपेक्षता का पालन करेंगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं जो साम्यवादी गुट की तरफ झुक रहे थे अब हम वापस उससे अपनी एक जो उचित दूरी बनाएंगे और जो गुटनिरपेक्षता का जो मूल सिद्धांत है उस पर आके खड़े होंगे और हमारी जो डिस्टेंस है वो साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट दोनों से बराबर रहनी चाहिए। तो ये सच्ची गुटनिरपेक्षता का जो एक नारा था इस पे बात कर रहे थे। अब जो बड़ी बात आती है, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है। ये बात तब उठी जब 1991 में 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि जो साम्यवादी गुट है वो बिखर गया। बहुत से देश उससे निकलकर आज़ाद हो गए और उन्होंने अपनी अपनी जो पसंद की संस्थाएं बनाई, व्यवस्थाएं बनाई। तो उस समय ये प्रश्न उठा कि जब अब दुनिया में गुटीय राजनीति रही ही नहीं, या ये कहें कि जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, अब अमेरिका जो पूंजीवादी गुट है वही रह गया है, तो भारत किसके बीच संतुलन बना रहा है, या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं। तो उनका मानना था कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की गुटीय राजनीति की उपज थी, आज जब वो शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, दो गुट रहे ही नहीं, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन केवल दो गुटों के बीच संतुलन बनाने के लिए ही पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्देश्य है वो दुनिया में शांति की राहें खोलना है, एक न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण करना है, एक लोकतांत्रिक विश्व का निर्माण करना है, एक समतामूलक दुनिया का निर्माण करना है। तो ये जो आदर्श हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में अभी बहुत दूर हैं और जब तक ये उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरर्थक नहीं हो सकता, या उसका जो महत्व है वो कम नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया अन्यायपूर्ण कैसे है, या दुनिया अलोकतांत्रिक कैसे है, या दुनिया में अभी शोषण किस रूप में है। तो उन पे हम अभी बात कर रहे हैं, या दुनिया में कौन से जो सुधार हैं वो ज़रूरी हैं और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के जरिए ही वो सुधार हो सकते हैं, या इनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। तो जो सबसे पहली बात तो आती है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग है या जो उद्देश्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है।
और गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के जरिए वो पूरा होना चाहिए। आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या जो पुरानी जो मौजूदा जो अर्थव्यवस्था है, ये विकसित देशों के ज़्यादा पक्ष में है। विकासशील देशों का शोषण होता है, विकसित देश उसे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। तो विकासशील देशों की मांग, या तीसरी जो दुनिया के देश हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हैं, इनकी मांग है कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जो सभी का समावेशी विकास करती हो। विकसित देश तकनीकी हस्तांतरण भी करें, इन देशों को सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराएं, इनके कच्चे माल पर उन्हीं देशों का आधिपत्य जहां उत्पादन होता है। तो यह कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम एक अलग चैप्टर है उसमें और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। दूसरा है यूएनओ का लोकतांत्रिकरण करना। यूएनओ के लोकतांत्रिकरण से मतलब है कि जो यूएनओ की महत्वपूर्ण अंग है, संस्थाएं हैं, उनमें प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण हो। जो सुरक्षा परिषद का मामला है, तो सुरक्षा परिषद में अभी भी न तो लैटिन अमेरिका को प्रतिनिधित्व है, खासतौर दक्षिण अमेरिका, न अफ्रीका को प्रतिनिधित्व है। एशिया बड़ा महाद्वीप है, वहाँ से चाइना को है। तो जो नाम के देश हैं या गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं, उनकी ये मांग है कि जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार होना चाहिए और उसमें जो प्रतिनिधित्व है ये उन देशों को और मिलना चाहिए जो इसके दावेदार हैं, जो विश्व शांति में गहरी निष्ठा रखते हैं और जो बड़े देश हैं, ख़ास तौर पे जैसे अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील है और इधर से एशिया से भारत अपनी दावेदारी करता है। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की मांग है कि जो सुरक्षा परिषद है उसका लोकतांत्रिकरण हो, उसे बेहतर बनाया जाए। तीसरी एक आज बड़ी समस्या है वैश्विक आतंकवाद की, और ये ख़ास तौर पे जो तीसरी दुनिया के देश हैं इनमें भी बड़े भयंकर रूप से है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की जिम्मेदारी भी है और इनके सामने जो 21वीं सदी की दुनिया में एक चुनौती भी है कि वैश्विक आतंकवाद का उन्मूलन कैसे हो, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी दुनिया के साझे प्रयासों में है। तो ये बात इसलिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है और सब मिल के करेंगे इसका समाधान। तीसरा, जो निशस्त्रीकरण का जो उद्देश्य है वो भी हासिल नहीं हुआ है। बहुत से देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, उत्तरी कोरिया सहित, ईरान सहित बहुत से देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो परमाणु हथियार हैं वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गुट निरपेक्ष आंदोलन चूँकि शांति की रास्ता चाहता है और परमाणु हथियारों का उन्मूलन बहुत ज़रूरी है, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बराबर अपने मंचों से इस आवाज़ को उठाते हैं और जो भी परमाणु संपन्न देश हैं उन पर ये दबाव बनाते हैं कि वो अपने परमाणु हथियारों को सीमित करें, उसको कार्यक्रम को कम करें, बंद करें, ताकि दुनिया में जो परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग हो सके। तो ये जो बेसिक बात आ जाती है। एक और समस्या है जो अभी दुनिया में मुख्य तौर पे है, वो ग्लोबल वार्मिंग की है या जो पर्यावरणीय संकट है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जो पूरी दुनिया की एक साझी चुनौती बन के उभरा है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, तो उससे किसी एक देश के ज़रिए नहीं निपटा जा सकता। और ख़ास तौर पे जो विकसित देश हैं वहाँ औद्योगिकरण हो चुका है और अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जारी है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत ज़्यादा जो उत्सर्जन करते हैं। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से में जुड़े जो विकासशील देश हैं ये दबाव बनाते हैं विकसित देशों पर कि वो अपने यहाँ जो औद्योगिकरण की दिशा में रोक लगाएं और किसी एक ऐसे समझौते पर सहमत हों जो दुनिया में जो एक पर्यावरणीय जो सुरक्षा का जो विचार है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, गरीबी है, अशिक्षा है, विकासशील देशों में जो नृजातीय संघर्ष हैं, इन सब का जो समाधान है वो तीसरी दुनिया के देश मिलजुल कर करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी उस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इन बिंदुओं के बेसिस पे और हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य वो अभी पूरा नहीं हुआ है।
गुटों से दूर रहना तो उसका तात्कालिक उद्देश्य था। दीर्घकालिक उद्देश्य तो एक समतामूलक और न्यायपूर्ण एक लोकतांत्रिक दुनिया का निर्माण करना है, और ये आदर्श अभी पूरा नहीं हुआ है। आप रंग भेद का ही, अभी अमेरिका में ही रंग भेद को लेके काफ़ी जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज साम्राज्यवाद की बात करें तो चाइना ही अपने अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उन सब की यहाँ सीमा विवाद कर रहा है। तो अभी न्यायपूर्ण दुनिया है कहाँ? अमेरिका की एक दादागिरी कह सकते हैं कि वो रह जाती है। आज देश तो लोकतांत्रिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया लोकतांत्रिक नहीं है। यानी कि अमेरिका जब मनमानी करता है तब दुनिया कहाँ रोक पाएगी उसे। अब अमेरिका ने जो परमाणु समझौते से पीछे हट गया ईरान के साथ, अब दुनिया में कौन उसके इस व्यवहार को रोकेगा? डोनाल्ड ट्रंप के समय पेरिस समझौते से जो जलवायु पे हुआ था उससे पीछे हट गए, तो अब उसका समाधान क्या निकलेगा? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं वो इन सब पर दबाव बनाएं कि जो दुनिया की बेहतरी के लिए जो कदम हैं वो उठने चाहिए, और कोई देश अगर उस दिशा में आनाकानी कर रहा है तो उस पर प्रेशर बनाया जाए, कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आज भी प्रासंगिक है, और वो तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक कि एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और एक लोकतांत्रिक दुनिया का निर्माण नहीं हो जाता है। धन्यवाद।